बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 27 मैन एंड हिज इन्वायरमेंट के अंदर आज हम डिफॉरेस्टेशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो जो डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? तो रिमूवल ऑफ या क्लियरेंस ऑफ कह लेंगे, मतलब दरख्तों की कटाई जिसे आप आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं, या अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरिया फॉरेस्ट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो सा मतलब इलाका हो जंगल का वो पूरा साफ़ कर दिया जाए। सही। और उसका मकसद कोई भी हो सकता है, लाइक लंबर यानी उससे लकड़ी हासिल करनी हो, ठीक है, या फिर प्लांटिंग सब्सटेंस वहाँ पे हमने लगाना हो, या फिर वहाँ पे घर बनाना हो, ठीक है, या फिर ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए कोई जगह बनानी हो, मतलब सारी डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है, यानी क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉर एनी रीज़न कह सकते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से। इवन अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे आपने फसल उगानी है, मतलब कोई आपने क्रॉप्स वगैरह आपने ग्रो करानी है, तो वो भी डिफॉरेस्टेशन कैटेगरी के अंदर आएंगे, नहीं मतलब उसे भी हम डिफॉरेस्टेशन कहेंगे। और सबसे मतलब मेजर जो इशू पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो डिफॉरेस्टेशन जो पाकिस्तान में वो क्यों हो रही है, जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बहुत बड़ा रोल है कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और जो सिटीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी, इन सिटीज़ ग्रो करते जा रहे हैं, मतलब उनकी बाउंड्री लाइन बहुत बढ़ती जा रही है। जगह जगह इंसानी आबादी जाके आबाद हो रही है, वहाँ पे फिर दरख्तों की कटाई हो रही है, मतलब वहाँ से दरख्त साफ़ किए जा रहे हैं। और फिर इसका बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, जिससे हम आगे देखेंगे क्या क्या नुकसान इसके होते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं कि यानी जंगलों के मतलब फ़ायदे क्या क्या हैं, हाउ दे आर हेल्पफुल। तो काफ़ी रीजंस की वजह से हमारे पास उसके मतलब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो वो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें ये मतलब फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लंबर लकड़ी इससे हमें मिलती है। सही है, और हम इसके अलावा अपने जो कह लेंगे फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इनसे हमें फ्यूल भी मिलता है, फूड लंबर फ्यूल मतलब जलाने के काम आती है। इसके अलावा हमारे फर्नीचर इससे बनता है, जितना भी घर का फर्नीचर है वो सारा लकड़ी से बनता है। सो मतलब काफ़ी तरीक़ों से ये इंसानी आबादी को या इंसानों को फ़ायदा दे रही है। मतलब जंगलात फ़ायदा दे रहे हैं। इसके अलावा जंगलात का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इन्वायरमेंटल बफर हैं। इन्वायरमेंटल बफर। अब बफर की अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया, बफर कहते हैं कि वैसे जो बफर यूज़ होता है ना केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर ये होता है कि बफर उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करता हो। ठीक है, नाम मतलब आप अगर एसिड डालेंगे तब भी उसकी पीएच चेंज नहीं होगी, उसमें बेस डालेंगे फिर भी पीएच चेंज नहीं होगी, बहुत थोड़ी बहुत चेंज आती है उसमें। सिमिलरली अगर हम इन्वायरमेंट के लिहाज से चलें, माहौल के लिहाज से, तो अगर माहौल में जंगलात ना हो तो या तो फिर ये होगा दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और रात को बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। ठीक है, मतलब जो बफरिंग प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से, जंगलात की वजह से। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं कि सर्दी और गर्मी को कम करते हैं, मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि जो हमारे टेम्परेचर की हार्शनेस है, हार्शनेस मतलब जो सख्तपन है उसको कम करते हैं। ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी लाते हैं। और ऐसा देखा गया कि इन इलाकों में जहाँ पे मतलब जिस तरह डेजर्ट जहाँ पे सहरा है, वहाँ पे दिन में शदीद गर्मी पड़ती है और रात को एकदम ठंड हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम वापस मैदानी इलाकों में आएँ तो वहाँ पे तकरीबन टेम्परेचर जो है वो मतलब नॉर्मल रहता है। ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी, तो ये इन्वायरमेंटल बफर्स है। इसके अलावा मतलब रेन के अंदर इनका बहुत बड़ा रेल है। ठीक है, रेन काजिंग कि इनकी वजह से मतलब बारिशें होती हैं, क्यों? क्योंकि दे आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स, मतलब ज़रिया हैं फॉर एवापोरेशन, यानी इनमें से बुखारात उड़ते हैं और फिर जब बादल इनके करीब आते हैं तो वो मतलब वहाँ पे रेन मतलब बारिश वहाँ पे बरसती है। इसके अलावा हमें बहुत सारी मेडिसिन इनसे मिल रही हैं। सही के बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम अपनी कह लें कि यूज़ करते हैं, मतलब अपनी मेडिकल फील्ड के अंदर, वो इन्हीं के सोर्सेज मतलब प्लांट्स के सोर्सेज से हमें मिलती है। और इसके अलावा दे आर प्रोवाइड कह लें कि कम्युनिटी फॉरेस्ट
कम्युनिटी जो सी है इज़ कह लें कि मोस्ट डाइवर्स कह लें कि जो जंगलात के अंदर आपको हर किस्म के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जिसमें आप ये कह रहे हैं इंसेक्ट्स भी होंगे, फिर प्रोड्यूसर्स होंगे, फिर कंज्यूमर्स, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर कह लें कि डाइवर्सिटी होती है फॉरेस्ट के अंदर। अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो इसका मतलब है कि हैबिटेट लॉस होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो स्पीशीज़ हैं वो इंडेंजर होना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। सही। सो इस तरह भी फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दे एक और बड़ा जंगलात का बहुत बड़ा फ़ायदा वो ये है कि ये हमें सैलाब से बचाते हैं। ठीक है, यानी कीप सेफ फ्रॉम फ्लड्स। ठीक है, जितने भी सैलाब आते हैं तो ये दरख्त बेसिकली पानी के बहाव को रोक लेते हैं। ठीक है, इनकी जड़ें मजबूत होती हैं तो ये फिर पानी को उस तरह बहने नहीं देते जिस तरह मतलब सैलाब, नुकसानदेह सैलाब जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, और ये ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके एवापोरेट कर देते हैं। सही, तो फ्लड से सेफ रखते हैं। इसके अलावा जो ज़मीन का कटाव है उससे रोकते हैं। ठीक है, जिसे आप सॉइल एरोजन कह सकते हैं। सॉइल एरोजन कि जो अगर जंगलात ना हो तो हमारी यानी आपने भी देखा होगा जब बारिश होती है ऐसा इलाका जहाँ पे घास वगैरह ना हो तो वहाँ पे फिर निशान पड़ जाते हैं पानी बहने के ना, तो उसे हम कहते हैं जंगलात का कटाव। इस तरह वो दरिया जिनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं होते तो वो ऐसा सा काटते जाते हैं, मतलब मतलब उनकी जो ज़मीन होती है वो काटते जाते हैं, उसे हम सॉइल एरोजन कहते हैं, उससे भी हमें बचाते हैं। सही। तो इस तरह मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये तो कुछ हैं जिनका भी हमने जिक्र किया, मज़ीद भी हम काफ़ी इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सही। अब तो ये डिफॉरेस्ट सॉरी ये फॉरेस्ट के फ़ायदे हैं। तो अगर हम डिफॉरेस्ट करेंगे तो फिर यही हमें नुकसान में देंगे। ठीक है, मतलब सैलाब आना शुरू हो जाएंगे, सॉइल एरोजन होगी। ठीक है, इसके अलावा हमें मतलब मेडिसिन्स नहीं मिलेंगी, फॉरेस्ट कम्युनिटी डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, बारिश कम होगी, एनवायरमेंटल बफर यानी जो कह लें कि सर्दी और गर्मी वो तेज़ होगी, मतलब दिन को ज़्यादा गर्मी होगी, रात को ज़्यादा सर्दी होगी। ठीक है, हमें फूड, लंबर, फ्यूल, फर्नीचर वगैरह के लिए सामान नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये सारे नुकसानात हैं अगर हम फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब अगर हम जंगलात का कटाव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म यूज़ होती है एफॉरेस्टेशन की। एफॉरेस्टेशन कहते हैं जंगलात का लगाना। ठीक है, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले कोई दरख्त ना हो तो वहाँ पे जंगल लगाना। ठीक है, जिसकी एग्जांपल है आपके जो पाकिस्तान में छांगा मांगा का जो जंगल है, छांगा मांगा। ठीक है, तो वो एफॉरेस्टेशन वहाँ पे मतलब पहले दरख्त नहीं थे तो वहाँ पे वो दरख्त लगाए गए हैं और लाइन से लगाए गए हैं। सही। और ये एक टर्म है जो कि डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट यूज़ होती है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो सब कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट वेयर देयर वाज नो फॉरेस्ट। ठीक है, कि ऐसी जगह पे फॉरेस्ट ग्रो करना या मतलब लगाना जहाँ पहले कहीं फॉरेस्ट नहीं थे। ठीक है, और ये प्लांटिंग से ही होता है, मतलब आप जाके पौधे लगाते हैं, फिर पौधे दरख्त बनते हैं और दरख्त फिर वो जंगल का रूप धारते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट का भी हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया कि लाइक जो फॉरेस्ट नहीं होंगे तो फिर जो कह लें कि इन्वायरमेंटल बफर का पार्ट था, मतलब जो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है वो मतलब लॉस हो जाएगा। इसके अलावा फॉरेस्ट और डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा लिंक है कि लाइक अगर फॉरेस्ट की कटाई होगी तो फिर जो कह लें कि बहुत सी स्पीशीज़ जो जंगलों में रहती हैं वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। इनकी काफ़ी एग्जांपलें अभी भी हैं, लाइक वाइट टाइगर जो कि यहाँ पे मरी के इलाकों में पाया जाता था। ठीक है, मरी के जो जंगल थे ना इसमें वाइट टाइगर था। और फिर जब जो जो वहाँ पे आबादी शुरू हुई तो इन्होंने फिर मतलब जंगलात का कटाव भी किया, फिर वो आबादी की तरफ आता था तो उन्हें मार देते थे। ठीक है, तो मतलब ये भी बहुत बड़ा मतलब कहने के नुकसान है डाइवर्सिटी का, डाइवर्सिटी पे फॉरेस्ट या डिफॉरेस्टेशन का। सही। ये अभी छोटी सी एग्जांपल भी है कि लाइक आप जब जंगलात काट देते हैं तो फिर आपको बाद में फील होता है कितना बड़ा डैमेज हुआ है। सही। अब हम चलते हैं पोल्यूशन के ऊपर। पोल्यूशन अगेन
एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है मॉडर्न एज के लिए। पोल्यूशन पोल्यूशन किसे कहते हैं कि मतलब किसी भी चीज़ का ना आपके माहौल में ज़्यादा हो जाना। ठीक है, कि मतलब अगर मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, कोई भी ऐसी चीज़ है मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, इवन अच्छी चीज़ ही क्यों ना हो, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो वो नुकसानदेह साबित होगी। ठीक है, जिस तरह अगर हम कहें ना चीनी, तो चीनी यानी शुगर जो है वो आपको एनर्जी देती है, लेकिन अगर बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर नुकसानदेह है। ठीक है, सिमिलरली अगर वो कम हो जाएगा वो भी नुकसानदेह। सो पोल्यूशन को अगर हम जनरली कहें तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड पोल्यूशन, लेकिन अगर हम बुक के लिहाज से चलें आपके, तो वहाँ पे ये है कि यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है या ठीक है जो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो जिसका नुकसान हो, ठीक है, ह्यूमन लाइफ के ऊपर और दूसरे लिविंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, यानी अम, यहाँ पे जो लिखा है द बी फाउलिंग ऑफ इन्वायरमेंट, बी फाउलिंग ऑफ इन्वायरमेंट, environment by anything produced by humans, anything produced by humans। ठीक है, विच इज़ और मे बी, ठीक है, नहीं जो है या हो भी सकती है, मे बी harmful to human life and other living organisms, harmful to living life and other organisms। ठीक है, ये मतलब डेफिनेशन है पोल्यूशन की कि किस इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी ऐसी चीज़ का जमा हो जाना या जमा होना जो कि ह्यूमंस बना रहे हैं। ठीक है, मतलब जिनका जो सोर्स है वो ह्यूमंस हैं और वो लिविंग लाइफ के लिए हार्मफुल हो या फिर दूसरे इन्वायरमेंट के ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो, तो उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। तो अगर हम पोल्यूशन की टाइप्स डिस्कस करें तो उसमें फिर आपके पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, जो कि एयर के लिहाज से होता है। ठीक है, फिर वाटर पोल्यूशन है, मतलब जो वाटर के लिहाज से है, और लास्ट में लैंड पोल्यूशन है, जिसे आप ज़मीनी आलूदगी भी कहते हो। ठीक है, मतलब हवाई आलूदगी, पानी की आलूदगी और ज़मीन की आलूदगी। ठीक है, मतलब पोल्यूशन को आलूदगी उर्दू में कहते हैं। सो अगर हम एयर पोल्यूशन के ऊपर बात करें, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो कि एयर है, तो इसमें कह लें कि बी फाउलिंग ऑफ एनीथिंग प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस इन द एयर। ठीक है, विच इज़ और मे बी हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स और अदर ऑर्गेनिज्म। इसी को मॉडिफाई कर दें आप, इन द एयर कर देंगे तो ये फिर किसके लिए हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के लिए हो जाएगी। और जो चीज़ें पोल्यूशन काज करती हैं, ठीक है, नहीं हार्मफुल सब्सटेंसेस जो से हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस इन्हें हम पोल्यूटेंट्स भी कहते हैं, मतलब जो पोल्यूशन काज कर रहे होते हैं, दे आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। इसमें बहुत सी चीज़ें लाइक जो गैसेस होती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ख़ासतौर पर जो चिमनी से निकल रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा जमा हो जाना। ठीक है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो रही है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो भी पोल्यूटेंट में काउंट होता है। सही, तो इसमें कुछ बड़े बड़े यानी कह लें कि एयर पोल्यूशन के ना बहुत बड़े बड़े कह लें कि साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें एक ओजोन डिप्लीशन है और ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो हम पढ़ेंगे इसमें। तो अगर हम ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात करें, ओजोन डिप्लीशन, तो ओजोन किसे कहते हैं भला? ओजोन बेसिकली इट इज़ अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, मतलब O3 मालिक्यूल होता है ये ना, इस तरह। ठीक है, इट इज़ एन ओ, मतलब ये ऑक्सीजन एटम है। ओ से मुराद क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन एटम। O3 इसका मतलब ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये उसका मालिकुलर फार्मूला है। सो ओजोन डिप्लीशन में क्या होता है कि जो ओजोन है ये डिप्लीट होती है, डिप्लीट से बाद ख़त्म हो रही है। हमारे जो कह लें कि जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है ना,
ठीक है। अगर हम ओजोन सॉरी हमारे जो एटमॉस्फेयर इनकी बहुत सी लेयर्स होती हैं, तो उसमें जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर के टॉप पे होती है। ठीक है। और इसका जो बेसिकली फंक्शन होता है, ठीक है, ये तकरीबन अर्थ है ना, अर्थ से ये अगर ये अर्थ का सरफेस है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है वो आलमोस्ट होता है 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, 10 to 50 किलोमीटर होता है ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और वहाँ पे ये ओजोन लेयर होती है। सही। और ओजोन लेयर का जो फंक्शन है, ये क्या होता है कि ये अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज और दूसरी जो हार्मफुल रेज होती हैं उससे बचाती हैं। ठीक है, मतलब इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस, जिसमें कौन सी एग्जांपल है, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो कि मतलब नुकसानदेह हैं हमारी, मतलब कैंसर काजिंग भी से हम कहते हैं, कार्सोजेनिक रेज होती हैं ये। ठीक है। अब डिप्लीशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जिसकी एग्जांपल्स हैं, जिसमें हम बार बार एग्जांपल्स देते हैं सी एफ सीज़ की। सी एफ सीज़ मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। मतलब ये एक कैटेगरी है केमिकल्स की जो कि हम अपने रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है उसमें मौजूद होता है। ये रेफ्रिजरेटर के अलावा हमारे जो सेंट्स होते हैं उसमें मौजूद होता है, हमारे जो परफ्यूम्स हैं उसमें मौजूद होता है ये। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली करते क्या हैं, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन रेडिकल। ठीक है, मतलब ये सारे मिलके क्या करते हैं, क्लोरीन रेडिकल बनाते हैं। रेडिकल से बात कि इट हैज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन रेडिकल बनाते हैं और ये क्लोरीन रेडिकल जो है वो फिर O3 के साथ रिएक्ट करता है। किस तरह, लाइक ये Cl रेडिकल है, इट रिएक्ट्स विद O3 एंड इट मेक्स OCl प्लस O2। ठीक है, मतलब ओजोन का मॉलिक्यूल टूट गया, फिर जो OCl है ये दोबारा ऑक्सीजन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल के अंदर रिलीज़ होता है और फिर क्लोरीन रेडिकल दोबारा आके ये कंटिन्यू रहता है। तो इस तरह मतलब ये बार बार ओजोन का मॉलिक्यूल तोड़ता रहता है। ठीक है। और सिर्फ एक क्लोरीन जो सा मालिक्यूल है तकरीबन लाखों, मतलब 1 लाख ऑक्सीजन मालिक्यूल, सॉरी ओजोन मालिक्यूल को तोड़ सकता है। मतलब इतना ज़्यादा ये डिस्ट्राइंग होता है। ठीक है, यानी मिलियन ऑफ 1 मिलियन ओजोन मालिक्यूल्स हैं वो एक क्लोरीन रेडिकल से टूटे जा सकते हैं। तो इस तरह ये ओजोन डिप्लीट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और उनकी जो सोर्सेज हैं मेन देर आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इस तरह की गैस पे पाबंदी हो ताकि मतलब जो हमारी ओजोन है वो सेफ़ रहे और हम अल्ट्रावायलेट रेज़ के ज़रिए से बच सकें, जो कि हमारी स्किन के लिए डेंजरस हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डेंजरस हैं, हमारे मतलब पूरे क्या लें इकोसिस्टम के लिए डेंजरस है। सही। सो ये हो गया पार्ट ओजोन डिप्लीशन का। इसी तरह एक और फैक्टर है, या कह लें कि एक और मतलब आउटकम आ रहा है एयर पोल्यूशन, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं हम। इससे पहले आपने कहीं ग्रीन हाउस देखा है? अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रीन हाउस का आइडिया हो। नहीं आइडिया? तो ग्रीन हाउस क्या होता है बेसिकली, मतलब आप कभी नर्सरी में जाए ना, तो नर्सरी में जो पौधे रखे होते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे पौधे बनाऊँ, ठीक है, और इसमें जो प्लांट्स होते हैं इससे मतलब ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, और मोस्टली इनको ना एक ख़ास सब्ज़ रंग की जो चादर होती है उनके ऊपर उन्होंने डाली होती है। ठीक है, मतलब इनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। इस शीट का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, इससे हम ग्रीन हाउस कहते हैं, इट इज़ नोन एज ग्रीन हाउस। और इस ग्रीन हाउस का फ़ायदा क्या होता है कि ये ना अंदर का जो टेम्परेचर होता है, मतलब बाहर से सनलाइट आती है अंदर पड़ती है। ठीक है, और जब ये वापस जाने की कोशिश करते हैं तो ये ट्रैप हो जाती है, वापस रिफ्लेक्ट इन हो जाती है, मतलब इस तरह ये वापस इसकी रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है ये आलमोस्ट होगा फॉर एग्ज़ाम्पल 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बाहर का टेम्परेचर होगा
वो कितना होगा, ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो मतलब इस तरह टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है, इसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक, कि मतलब एक लेयर सी होती है, ग्रीन लेयर, जो कि लाइट को अंदर इंट्रैप कर देती है, और इस तरह फिर जो प्लांट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, मतलब लाइट का इफेक्ट होता है, ज़ाहिर बात है। सिमिलर कंडीशन जो है ना, वो हमारी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में भी आ रही है। क्या होता है कि आपके सामने बहुत सी गैसेस हैं, जिसमें मतलब ये चिमनी से है, मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज से गैसेस निकल रही हैं, फिर हमारे जो ऑटोमोबाइल से निकल रही हैं, हमारा जो फ्यूल कंबस्टन हो रहा है, ठीक है, लकड़ियाँ जलाते हैं हम, या पेट्रोल जलाते हैं, या घर में सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सुई गैस इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, वो हो गया। इसके अलावा स्प्रेज हो गए बहुत से। ये सारी चीज़ें उनसे ना वो ऊपर जाके जमा होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें जमा होना शुरू हो जाएगी, मतलब ये गैसेस एक्यूमुलेट होंगी। फिर जब इनकमिंग लाइट होगी, ये इंट्रैप हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारा जो मतलब जो टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हॉटर होना शुरू हो जाएगा, मतलब उस वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। सही, कि यानी अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन करें, तो व्हेन वेरियस गैसेस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग into the atmosphere, and they tend to absorb more radiation from the sun। ठीक है, नहीं वो सन से ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, एंड द एटमोसफेयर टेम्परेचर राइजेज। ठीक है, जो एटमोसफेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड दिस इज़ नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, विच इज़ ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। और मतलब यानी ग्रीन जो इसमें गैसेस होंगी वो ग्रीन हाउस गैसेस होंगी, ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब सारी गैसेस नहीं है। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, फिर इसके अलावा अल्केन्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो क्या लें कि जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह हैं। ठीक है, और मतलब जिसे आप हाइड्रोकार्बन गैसेस कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस ये होते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज विच प्रिवेंट हीट टू escape आउट ऑफ दैम। ठीक है, नहीं दे एक्चुअली क्या करते हैं, ये प्रिवेंट हीट टू escape आउट ऑफ दैम। ठीक है, मतलब एक दफ़ा उनमें एनर्जी मतलब इंट्रैप हो जाती है, तो वो फिर उनके अंदर ही रहती है, और वो फिर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब वो हॉटर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। सो ये आज का लेक्चर हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में, और इससे पहले हमने थोड़ा बहुत डिफोरेस्टेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एसिड रेन, वाटर पोल्यूशन, और फिर थोड़ा बहुत देखेंगे हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।